ये आपको पता है कि इस चैप्टर के बिना फिजिकल केमिस्ट्री में आप पारंगत नहीं हो सकते। डॉक्टर अगर बनना चाहते हो तो किसी पेशेंट को जो इंजेक्शन देते हो वो इंजेक्शन 1 घंटे बाद कितने ग्राम रहेगा, कितने मॉलिक्यूल्स उसके रिएक्ट कर रहे होंगे, वो सारी कैलकुलेशन भी तुम्हारे काम में आती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या इजी इजी सी बातें करते हैं, लेकिन बेटा मानकर चलो मैं टीचर हूँ यार, मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से सोचूंगा ना। किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं आता होगा, इस वजह से मुझे ये भी बताना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को आगे स्किप करके काम वाले पोर्शन पर जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर के लिए बात करेंगे तो गहनता से अगर आपने इसका विश्लेषण किया हो, पहले पढ़ा हो, तो ये आपको पता है कि इस चैप्टर के बिना फिजिकल केमिस्ट्री में आप पारंगत नहीं हो सकते। यानी फिजिकल केमिस्ट्री के 15 से 20 सवाल जो आपके नीट 2026 में बनने वाले हैं, उनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं ना भैया, वो सारे के सारे इस चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं। इस चैप्टर को समझे बिना कुछ भी नहीं होगा। अरे वो सब तो छोड़ो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना। डॉक्टर अगर बनना चाहते हो तो किसी पेशेंट को जो इंजेक्शन देते हो वो इंजेक्शन 1 घंटे बाद कितने ग्राम रहेगा, कितने मॉलिक्यूल्स उसके रिएक्ट कर रहे होंगे, वो सारी कैलकुलेशन भी तुम्हारे काम में आती है ना। तो जो डोज लिखते हैं वो डॉक्टर्स भी हमेशा ध्यान में रखते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है। आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें ना करें, लेकिन इस चैप्टर के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हर बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। और इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आज के लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूं, है ना। आप लोग आज जो कवर करेंगे मेरे साथ, वो कवर करेंगे मोल का कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोल। अगला हम कवर करेंगे एवरेज मोलर मास। अगला कवर करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट इन 3 टॉपिक्स को कवर करना। लास्ट में हम हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन को भी देख ले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर क्या है कि यार ये मोल होता क्या है। आप लोग अक्सर सुनते हैं मोल के बारे में कि यार मोल मोल मोल, लेकिन मोल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात करेंगे कि मोल हमारे पास क्या है। इट इज अ काउंटिंग यूनिट ऑफ स्मॉल स्पीशीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एक सरलता से बोले तो एक गिनने की काउंटिंग यूनिट है। जैसे मैं डजन बोलता हूं 12 को, है ना, लेकिन अगर मैं डजन बोल रहा हूं तो भाई इसका मतलब पार्टिकल साइज क्या होगा, बड़ा होगा। हम 1 डजन लोग 1 डजन बनाना इस तरह से बोल सकते हैं। अगर पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा हो जाता है तो बेटा छोटे पार्टिकल्स जो होंगे उतने सेम मास में बहुत सारे आ जाएंगे। अगर मैं 1 किलो मानूंगा तो 1 किलो के अंदर 5 केले या 6 केले आ जाएंगे, 6 बनानास आ जाएंगे। लेकिन 1 किलो के अंदर एटम्स तो बहुत सारे आ जाएंगे ना। तो मैं इतने सारे एटम्स को किस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो वो नंबर अपना क्या कहलाता है बेटा, मोल कहलाता है। ये एक तरह की काउंटिंग यूनिट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगली बात अपने पास क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज as many particles as atom present in 12 ग्राम ऑफ C12। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं C12 का एक एटम लूं, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं बेटा, 12 और 14, मैं C12 ले रहा हूं जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास कितना है, 12 AMU है। कितना है बेटा, 12 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम के मास की जो यूनिट होती है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो इसका 12 AMU है। इसके मैंने कितने टुकड़े किए भाई, 12 टुकड़े किए, है ना। मान लो इसके कितने टुकड़े किए, 12 टुकड़े किए। अब जब 12 टुकड़े करूंगा तो ये एक पीस है, एक स्लाइस है। इस एक स्लाइस का मास कितना होगा, अगर पूरे का मास 12 AMU है और अगर मैंने 12 बराबर पीस किए तो एक स्लाइस का मास बेटा 1 AMU तो होगा, है ना। तो 1 AMU क्या होता है हमारा, C12 का 1/12 पार्ट। देखो वापस से बता रहा हूं, 1 AMU यानी मेरा क्या हुआ, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ये हम हर बार डेफिनेशन में सुनते हैं, बोलो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करें तो भाई हमारे पास एक एटम, यानी एक हमारे पास जो एटम है C12 का, उसका मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकल जाता है। तो अब अगर आप देखोगे तो भाई C12 है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है बच्चों, 12 AMU के बराबर है। किसके बराबर है, 12 AMU के बराबर है। एक एटम का मास AMU यूनिट में कितना हो रहा है, कार्बन का 12, और ग्राम में कितना हो रहा है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब मोल की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई अगर मैं 12 ग्राम ले लेता C12, 12 ग्राम C12 लेता तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स आते C12 के, वही अपना क्या कहलाता है बेटा,
एक मोल पार्टिकल कहलाता है या एक मोल एटम कहलाता है C12 का। तो अब इस तरह से हम चलते हैं कि हमारे पास एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास है बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो फिर एक ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे, एक ग्राम में आ जाएगा 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो बेटा फिर हमारे पास एक मोल यानी 12 ग्राम में कितने आ जाएंगे, मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरे पास ये इस तरह का बन रहा है कि अगर मैं केवल एक ग्राम के अंदर जानना चाहता हूं कि एक ग्राम में कितने एटम्स आए होंगे, तो वो है 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो बेटा हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम्स आएंगे, तो 12 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 12/1.99 10 की पावर -23 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 23, सॉल्व करने पर कितना आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ C12। तो बेटा मुबारक हो, आप लोगों ने ये समझा कि एक मोल पार्टिकल का मतलब क्या होता है। वापस बता रहा हूं, एक मोल पार्टिकल का मतलब C12 एटम के 12 ग्राम अगर मैं ले लूं, उसका वजन 12 ग्राम ले लूं C12 का, तो उसमें कितने एटम्स आएंगे वो कहलाता है। यानी हमने ये समझ लिया है कि एक मोल का मतलब कितना होता है। एक मोल पार्टिकल्स जब भी मैं किसी चीज की बोलूंगा बेटा, तो एक मोल पार्टिकल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो इसका मतलब समझिएगा कि एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होने का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास। अब आप इसमें से और आगे जा सकते हैं कि भैया एक O2 के अंदर कितने एटम दिख रहे हैं, दो एटम दिख रहे हैं। तो अगर एक O2 के अंदर दो एटम है, तो इतने O2 के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखूंगा मैं, है ना। ऐसे ही वापस से समझते हैं कि अगर मुझे बोला एग्जाम में कि भाई हमारे पास 3 मोल्स हैं किसके, ओजोन मॉलिक्यूल के, ओजोन के कितने हैं, 3 मोल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आप अगर ध्यान देंगे तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं मोल की जगह पर बस ये नंबर लेकर आ रहा हूं, है ना, मोल की जगह पर ये नंबर लेकर आ रहा हूं। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन बेटा आप देखिए ये किसके मोल हैं, ये ओजोन के मोल्स हैं। तो ये भी किसके पार्टिकल्स होंगे, ओजोन के पार्टिकल्स होंगे। और ओजोन एक तरह का क्या है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप तो एटम्स बताओ यार, है ना, अगर वो मुझसे पूछते हैं एटम्स बताओ, तो सबसे पहले जिसकी जानकारी दी है बेटा उसकी संख्या निकाले। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसकी जानकारी दी है सबसे पहले उसकी संख्या निकाले। मुझे ओजोन की जानकारी दी है भाई और बहनों, तो ओजोन के भाई नंबर निकालूंगा, उसकी संख्या निकालूंगा। अब एटम्स पे जाऊंगा कि एक ओजोन के अंदर 3 एटम्स दिखते हैं भैया मुझे, तो जितने भी ओजोन होंगे उसका 3 गुना कर दूंगा, है ना। तो ये ओजोन कुल है मेरे पास 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, तो ये क्या आ जाएंगे, एटम्स। समझे। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन में बात करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है। अब देखो बेटा, अभी अभी हम लोगों ने एक चीज समझी, क्या चीज समझी, जो डेफिनेशन के अंदर था। डेफिनेशन ने हमको ये सिखाया कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। तो बेटा यही तो डेफिनेशन होती है मोलर मास की। मोलर मास का मतलब क्या होता है, उतना मास में तराजू में ले रहा हूं जिसके अंदर 1 मोल पार्टिकल्स आ जाए। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से बेटा अगर मैं नॉर्मल मास लिखता हूं ना, मास ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मास जो मैं लिखता हूं वो हमेशा किस में लिखता हूं, ग्राम्स में। लेकिन अगर मैं किसी सब्सटेंस का मोलर मास लिखता हूं, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखना है एग्जाम में, ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि भाई उसके उतने ग्राम में 1 मोल पार्टिकल्स आ गए होंगे। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है उनका तो हमको मोलर मास पता होना चाहिए कि लाइक हाइड्रोजन 1 4 7 9 11 12 14, है ना, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो मैं बस इसका काम की चीज बता रहा हूं कि जैसे मुझे बोला गया है कि भाई यार सल्फर है ना, सल्फर का मोलर मास है 32, तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों दैट अगर मैं 32 ग्राम सल्फर लेता हूं तो उसके अंदर सल्फर के कितने एटम्स आ जाएंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएंगे किसके,
सल्फर के, और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर क्या कहलाता है? Na। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आ जाएंगे। तो बेटा असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सल्फर के मोलर मास का मतलब क्या है? तो मोलर मास का मतलब यही हो गया दैट 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, बहुत आसान सी बात है। अब मोलर मास जो होता है वो केवल एटम्स का नहीं होता, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का होता है। देखो मैंने यहाँ सब्सटेंस मेंशन किया है। सब्सटेंस का मतलब आप मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो इस चैप्टर में काम में आते हैं उनकी लिस्ट में यहाँ बना देता हूँ। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है यूरिया, जिसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसे भाई ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज। तो इसका मोलर मास निकालने अपने को आना चाहिए यार, है ना। ये नहीं आएगा तो फिर तो आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। तो अब देखो यहां पर कितने हैं भाई? 2 नाइट्रोजन है, इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं N2H4CO। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 4। एक कार्बन का कितना होता है? 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या इजी इजी सी बातें कर रहे हो, लेकिन बेटा मानकर चलो मैं टीचर हूं यार, मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से सोचूंगा ना। किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं आता होगा, इस वजह से मुझे ये भी बताना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को आगे स्किप करके काम वाले पोर्शन पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। ऐसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो कितने हैं बेटा अपने पास? 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है। तो एक कार्बन का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई अपना? 16 इंटू 6। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। ऐसे ही अगर मेरे पास है बेटा सुक्रोज, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, इसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज या केन शुगर। अगर ये है मेरे पास तो इसका मोलर मास निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 12 कार्बन है देखो, है ना, 12 कार्बन है तो 12, और एक कार्बन का मास कितना? 12। 22 हाइड्रोजन है 22, तो एक हाइड्रोजन का 1, 22। 11 ऑक्सीजन है तो 11 ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 इंटू 11, सबको ऐड कर देंगे तो 342 ग्राम पर मोल हमारी वैल्यू आ जाएगी। बोले क्लियर हुआ? तो इस तरह से तो हम लोग किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। आप लोगों को कम से कम अपने आसपास जो है 20 to 30 मॉलिक्यूल्स का मोलर मास याद होना चाहिए, और या फिर जल्दी कैलकुलेशन आना चाहिए। अब भाई मैं बात कर रहा हूं कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। ये तो भाई चलो ठीक हो गया कि भाई ये तो है, लेकिन कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका क्या है बेटा? जो मैं स्कूल लेवल पर भी करता था कि भाई आपको एटलीस्ट टेबल्स तो पता होनी चाहिए ना यार, है ना। टेबल्स नहीं पता तो एटलीस्ट यूनिट डिजिट पर मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। भाई जैसे भाई अपने पास 6 इंटू 2 करोगे, कितना हो गया? 12। 12 का 2 गया, 1 आगे गया, है ना। तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए। इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 तक की टेबल्स लर्न कर लो, है ना। तुमको लगेगा सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, लेकिन बेटा कैलकुलेशन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने फिजिकल केमिस्ट्री में। 15 तक की टेबल अपने को पता होनी चाहिए। अगर 15 तक की टेबल नहीं पता तो एटलीस्ट आपको फैक्टराइजेशन करना तो आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे मैं 12 को, मुझे नहीं पता 12 की टेबल भूल गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 3 इंटू 6, है ना। तो अब आप यहां से लिखोगे कि भाई अपने पास 6 इंटू 3 18, जो भाई 12 की नहीं आती होगी, 4 की टेबल तो आती होगी, तो 6 इंटू 3 18, और 18 4 कर लो आप, है ना। ऐसे अपने पास 16 की टेबल आपको नहीं आती होगी, डेफिनेटली नहीं आती होगी, तो आप 16 को ब्रेक करो ना 8 इंटू 2 में करो। अब आपको 2 की टेबल तो आती होगी, 2 का मतलब हर चीज को दुगना करना, 8 इंटू 6 कर लो, लास्ट में 2 कर लेना। समझ रहे हो ना? तो ये तरीके होते हैं, राइट। तो 8 6 अपने पास 48 हो जाएगा, और 48 का दुगना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको टेबल याद नहीं आती है या टाइम लग रहा है, तो उस चीज का फैक्टराइजेशन कर लो और फिर स्पीड अप बिल्ड करो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के ऊपर। तो मोल्स के अलग अलग फॉर्मुलेस होते हैं बेटा कैलकुलेट करने के, टू द पॉइंट बात करूंगा। अभी फॉर्मुलेस के डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको करवाना चाहता हूं। तो मोल्स के कैलकुलेशन में सबसे फेमस फॉर्मूला जो है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, कोई भी मास दे देगा सब्सटेंस का, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना आता है क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है।
दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई उसकी संख्या दे देगा कि यार वो 1 करोड़ पार्टिकल्स हैं, 2 करोड़ पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स की अगर संख्या दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, तो मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये अपना सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला अपना क्या है, ये केवल लगाना है गैस के लिए। ये जो दोनों फॉर्मूला से स्टार्टिंग के दो, ये आप लगाओ भाई लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सॉलिड के लिए, कोई वांदा नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये केवल किसके लिए लगेगा बेटा, गैस के लिए। गैस का वॉल्यूम लीटर्स में एसटीपी या एनटीपी पर दिया हो, सुन लेना, एसटीपी एनटीपी के अलावा अगर कुछ और दिया है तो फंस जाओगे। एसटीपी पर अगर गैस का, एसटीपी का मतलब जानते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपना भाई टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 केल्विन, ठीक है, और हम लोग प्रेशर इसमें कितना लेकर चलेंगे, 1.03 बार। ओके, तो 1 बार के आसपास का ऐसा कोई अपनी पर कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, 22.4। ठीक है, अगला, अगर मान लो एसटीपी कंडीशन नहीं दी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी अदर कंडीशन, टेम्परेचर ले लिया मान लो यार 298 केल्विन, है ना, या फिर 500 केल्विन टेम्परेचर हो गया, प्रेशर अचानक से कुछ और हो गया, तो फिर बेटा हमको मोल्स निकालना पड़ेगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की हेल्प से। इसमें पी प्रेशर को किस में रखना है, ध्यान देंगे एटीएम में, इसकी यूनिट क्या रहेगी, एटीएम। वॉल्यूम किस में रहना चाहिए, लीटर में, और आर की कौन सी वैल्यू काम में लेंगे, 0.0821। बेटा 0.0821 को आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/12 भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन आसान हो जाती है जब आप 0.0821 को 1/12 लिखकर सॉल्व करते हो, बहुत इजी हो जाता है। और टी टेम्परेचर किस में रहता है, केल्विन में। हालांकि अभी अपना इतना काम नहीं आएगा ये वाला फॉर्मूला, मेनली अपने ये 3 फॉर्मूले से काम में आएंगे। चलिए हमला करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेटा देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा नीट में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है स्पीड बिल्ड करने के लिए कि कैसे मुझे सोचना है। आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को जो तुम लोगों ने ऑलरेडी नहीं पढ़ा होगा। तुमको काम करना है केवल किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। तो कोशिश करना है कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन यहां लगा रहा हूं, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, और देखना कि कितना समय लगा। ये जरूरी है यार कि देखना कितना समय लगा, क्योंकि समय है वही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी है बेटा अपने को, है ना, क्योंकि जल्दी करने की कोशिश करो, अरे प्रैक्टिस में गलतियां करो ना, तभी तो बार बार करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, क्या भाई। तो प्रैक्टिस में गलती करने से मत डरो, और बहुत स्पीड में क्वेश्चन करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो 132 ग्राम CO2 दिया है, मैं हर बार क्या बोलता हूं, जिसकी जानकारी दी है पहले उसके मोल्स निकालो। मुझे जानकारी किसकी दी है भाई, CO2 की। मान लो कि आपकी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया ये वाला, ये वाला कुछ भी आ सकता है, तो भाई आपको जानकारी किसकी दी है, ऑक्सीजन एटम्स की जानकारी दी है क्या, नहीं, आपको जानकारी किसकी दी है, CO2 का मास दिया है, मास दिया है। तो मास दिया है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है बेटा। तो गिवन मास कितना है अपना 132, मोलर मास कितना होता है भाई 44 होता है, ठीक है। मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, अरे भाई कार्बन कितना हो गया 12, और 2 ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, 32 12 44 हुआ। कैंसल आउट करेंगे, 44 3 टाइम्स जाएगा, तो यानी कितने मोल्स मिल रहे हैं आपको, 3 मोल्स मिल रहे हैं। लेकिन 3 मोल्स किसके मिल रहे हैं, CO2 के। अब देखो CO2 के ही मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, किसी और के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा, CO2 के ही मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। तो 3 मोल्स ऑफ CO2, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, अभी अभी सिखाया था, मोल की जगह क्या लिख दो, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, समझे बेटा। अब देखो उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो भाइयों और बहनों एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम दिखते हैं, अगर तुमको मोतियाबिंद नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे। तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो कितने एटम्स दिख रहे हैं भाई, 3 एटम्स दिख रहे हैं। तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हम बोलेंगे कि हमारे पास जितने CO2 हैं उसको 3 गुना कर दो, क्योंकि प्रत्येक CO2 के पास कितने एटम हैं, 3 एटम है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये है अपना 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से। अरे समझे क्या, क्लियर हो रहा है कि भाई जितना भी एटम मेरे पास है उस एटम को 3 गुना कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलती रिकॉर्डिंग में वैसे क्षितिज सर आ गए डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ठीक है चलने देते हैं अपन। चलिए आगे बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए देखते हैं क्या जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम्स अपने पास, अब देखो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, यहां से नीट लेवल चालू हो गया है क्वेश्चन में, है ना। ऑक्सीजन एटम्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो तुम लोग टोटल एटम्स काउंट थोड़ी ना करोगे,
CO2 के अंदर टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने जा रहे हैं भाई? केवल 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कितने हैं? केवल 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो भाई मैं जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल हैं उससे केवल 2 ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 इंटू 6.02 भैया इंटू 10 की पावर 23। और प्रत्येक CO2 के अंदर कितने हैं ऑक्सीजन के एटम्स? 2 है ना भाई। अरे टोटल एटम थोड़ी ना पूछे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स पूछे तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही आगे बात करें बेटा, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये उल्टा घुमा रहा है, उल्टा घुमा रहा है। अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है तो बेटा ये पूरी हायरार्की मत लगाना कि पहले उसके मोल्स निकालोगे फिर उसके मॉलिक्यूल्स निकालो। अरे भैया नहीं, आप लॉजिक यहां से क्या बोलोगे कि भाई साहब हमारे पास CO2 के जितने मोल्स होंगे ना उतने ही O2 के मोल्स होंगे। काहे भैया? क्योंकि प्रत्येक CO2 में एक O2 सा बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? प्रत्येक CO2 में एक O2 सा बनता हुआ दिख रहा है। तो जो CO2 के मोल्स हैं वही किसके मोल्स हैं? O2 के। यानी ये हो जाएगा 3 के 3 मोल्स वापस से आ जाएंगे। समझे? तो जो CO2 की संख्या है, मोल्स को संख्या बोलने की आदत पड़ो। जितने CO2 उतना ही O2। अब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा? अरे भैया तो आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले हैं ना, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए ना। क्या निकाले ऑक्सीजन के मोल्स? 3। और मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो किसका मास निकालना चाहते हो तुम मास निकालना चाहते हो ऑक्सीजन एटम्स का। किसका निकालना चाहते हो? ऑक्सीजन एटम्स का। ठीक है। और यहां पर मोल्स किसके हैं? O2 के हैं। तो बेटा यहां जिसके मोल्स होते हैं मोलर मास उसी का रखा जाता है 32। ठीक है, 32। तो 32 रखोगे, अपने को मास निकालना है तो ये आ जाएगा 32 इंटू 3। अब 3 इंटू 2 कितना जाएगा? 6। और अपना 3 इंटू 3 कितना जाएगा? 96। तो आंसर कितना जाएगा? 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझे? तो देखो क्वेश्चन जो है ना इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन तुम्हारा इनोवेशन है कि कहां से कहां जाना है। जिस चीज का मुझे मास दिया है सबसे पहले मैं उसकी जानकारी निकालता हूं। अगर कोई ऐसी चीज पूछी जो डायरेक्टली उसके फॉर्मूले से रिलेट हो रही है तो मैं फॉर्मूले से डायरेक्टली रिलेशन स्टैब्लिश करके निकाल लूंगा। नहीं तो अगर मुझे इन डेप्थ में कोई चीज पूछी है तो पहले मैं उसके मोल्स निकालूंगा, उसके मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, देन एटम्स पे जाऊंगा। अरे क्लियर हो रहा है तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना। मैं जो हूं भाई, तुम्हारी मेरी उम्र में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा, लेकिन हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, हम दोनों का एटीट्यूड एक ही है ना? मैं तुमको तुम्हारे लेवल पर ये आकर पढ़ा रहा हूं। ओके चलो, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो यार नीट 2026 का लेवल कम पड़ जाएगा, अपना लेवल ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तुमको लगेगा कि यार बहुत इजी है, ये सब तो आता है। आता है तुमको, आता नीट 2025 में भी था। समय पर आना इंपॉर्टेंट है ना, उस समय पर आना इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है एक एक खुद हाथ से करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल, अब पिछला वाला क्वेश्चन ही है। अब देखो ये अगर आ गया ना तुम्हारे नीट एग्जाम में तो तुमको कम से कम 2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन क्या बना कि 132 ग्राम मेरे पास, यही क्वेश्चन है, 132 ग्राम मेरे पास CO2 है, लेकिन उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अरे इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? CO2 में होंगे। CO2 के मोल्स तुम लोगों ने निकाले ना, कितने मोल्स आए थे CO2 के? 3 मोल्स आए थे 3 मोल्स ऑफ CO2 अपने पास आ गया था, आया था। अब आप देखो कि एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक CO2 में बेटा मेरे पास एक तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बेटा एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे, या उसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा? 6, जो इसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन के पास भी कितने हुए? 8। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, ऐड कर दें, 8 2 16 और 16 4 20, 2 22 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हो रहे हैं। अब देखो आपने एक CO2 में निकाल लिए, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स भी निकाल सकते हो ना। आपके पास CO2 के मोल्स आ गए, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गया है। तो आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 22 इंटू मोल्स ऑफ CO2, जो कि कितने हैं? 3, 3 2 6, तो 66 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन क्या उसने मोल्स पूछे?
नहीं, उसने क्या पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर निकालना है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन में होगा 66 Na या 66 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो कितना स्मार्टली तुम काम करते हो। ये क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर का नहीं है। अब ये वाला पार्ट तुम लोग के होमवर्क के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम सोचना, है ना। जो कार्बन के, अब एक CO2 के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। अरे यार, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12, 12 माइनस 6, इसके पास 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब था, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई अपने पास, 16, 16 में से कितने गए, 8, यानी 8 न्यूट्रॉन्स इसके पास होंगे। सेम आ जाएगा, ट्राई करना, है ना, ट्राई करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया कि मेरे पास 1 cc ऑफ NO2। अरे भैया ये सीसी क्या है, सीसी तो मैंने बाइक में सुना था। हाँ सही सुना था, बाइक के अंदर जो सीसी होता है वो भी तो भाई इंजन का वॉल्यूम ही बता रहा है ना। तो अब आप यहां से देखो 1 cc का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी। और ये क्या होता है बेटा, सीसी का मतलब होता है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम। और एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ml के बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है ना। 1000 लीटर्स के बराबर होता है। 1 लीटर में कितना होता है बेटा, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो अगर मैं 1000 इंटू 1000 कर दूं तो इतना ml होता है 1 मीटर क्यूब में, यानी 10⁶ ml 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के अंदर। चलो खैर, अभी तो ये तो यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने मुझे, उसने बोला क्वेश्चन में कि 1 cc ऑफ NO2 है। बेटा NO2 तो गैस है ना, गैस है। और कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ गैस मुझको, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है NO2 1 cc यानी 1 ml। STP पर दिया है तो उसमें एटम्स 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 मॉलिक्यूल्स चल रहा है। अब आप खुद देखो कि आपको जानकारी एटम्स की दी है। मैं हर बार 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 लगातार निरंतर बार यही बोलूंगा कि जानकारी किसकी दी है, एटम्स की जानकारी दी है या NO2 की, NO2 की जानकारी दी है। तो मोल सबसे पहले किसके निकालूंगा, NO2 के। क्या NO2 का मास दिया है गैस का, नहीं सर। NO2 का क्या दिया है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रखेंगे 1 ml और अपॉन में 22.4 लीटर के लिए होता था, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करोगे, 22400 में, क्योंकि ml चल रहा है ना, ऊपर ml तो नीचे भी ml हो गया। ये किसके मोल्स है, मोल्स है NO2 के। अब आप सोचो कि अगर मुझे NO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स, कैसे निकालूंगा भाई। ये जो है अपन अपने पास 1/22400, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6.02 इंटू 10⁻23 कर दूंगा, तो ये अपने पास चला जाएगा। अब आप देखो बेटा आगे इसमें कि अपने पास उसने NO2 के मॉलिक्यूल्स पूछे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया है। ये रहा देखो, एटम्स 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 मॉलिक्यूल्स, क्या ये उस तरह का बन रहा है, 6.02 10⁻23 अपॉन 22400, हाँ तो ये होगा। लेकिन एग्जाम में जल्दीबाजी में तुम सी मार्क कर दोगे, क्योंकि तुमने पहले क्या निकाले, मॉलिक्यूल्स। अरे एटम्स भी निकाल ही लेते ना, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है, थोड़ा धैर्य के साथ देखोगे तो हो सकता है ऑल ऑफ दीज भी हो जाए। तो अब इसमें एटम्स, एक NO2 में कितने एटम होंगे, 3, 3 एटम होंगे, तो मैं यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6.02 10⁻23 अपॉन में 22400, 6×3 = 18, तो 18 इंटू, है क्या अपने पास, 6×3 = 18 हो जाएगा ना ये, 18 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400। अब देखो ट्रिकी है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है कि 18 नहीं दिया, 1.8 दिया है। हम लोग एज ए स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार 1.8 है, लेकिन ट्रिकी खेलेगा बेटा, इजी क्वेश्चंस में ट्रिकी खेलता है वो। आप देखो कि अपने पास यहाँ पर ये 2 0 है। अगर आप इस 18 को सॉल्व करोगे तो क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दिमाग लगाना तुम्हारा काम है। कि अगर मैं ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो आप देखो ना ये बन तो रहा है 18 अपॉन में, ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलो, है ना, क्योंकि 22400 लाना है। ऊपर 100 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 1.8 180, और नीचे हो गया 22400, और 10⁻22 है, ये जीरो अगर यहाँ दे दिया तो 10⁻23 हो जाएगा। क्या ये टर्म और ये टर्म ऐसा बन रहा है, बन रहा है, यानी ये भी है। जैसे ऑप्शन में ये भी देखूंगा, कर दूंगा सॉल्व, क्या हाँ यार सही है, ठीक है। लेकिन क्या 1.38 अपॉन 224 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकता है, 1.38 कैसे आएगा। ओके, तो ध्यान रखना है अपने को।
समझते हुए चलना है यार, ऑप्शन में इधर का उधर भी हो सकता है। अगला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 42 ग्राम अजाइड आयन एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है कि अजाइड कौन सा है और नाइट्राइड कौन सा है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें बात करेंगे हम, तो हमारे पास अजाइड आयन कौन सा होता है? अजाइड आयन होता है N3 माइनस, N3 माइनस। और नाइट्राइड आयन कौन सा होता है? नाइट्राइड होता है बेटा N-3। अरे भाई, यहां पर तो 3 नाइट्रोजन मिलाकर -1 चार्ज ले रहे हैं, और यहां पर एक नाइट्रोजन अकेला -3 चार्ज ले रहा है। क्लियर होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि अगर मैं 42 ग्राम अजाइड आयन लूं तो बेटा इसके मोल्स निकालूंगा। गिवन मास 42, मोलर मास 14 इंटू 3, एक नाइट्रोजन 14 है, और यहां पर 14 ग्राम क्या लिया है? नाइट्राइड आयन लिया है। तो नाइट्राइड आयन 14 ग्राम, तो इसके कितने हो जाएंगे? गिवन मास 14, मोलर मास 14, 1 मोल तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? स्ट्रेट नाइट्राइड आयन हो गया। और ये कितना जा रहा है भाई अपना? ये जा रहा है भाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम 3 टाइम्स, और ये गया यहाँ, ये भी 1 मोल आ रहा है। 1 मोल आने का मतलब कितनी संख्या होगी आयंस की? एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस होंगे N3 माइनस के। और यहाँ पर कितनी संख्या होगी बेटा? यहाँ पर भी एवोगैड्रो नंबर होंगे N-3 आयन के। ठीक है, तो इनके तो पूछ रहा है हमसे कि भाई इनका कितनी संख्या होगी, कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, ये एटम्स पूछ रहा है। अब देखो, जल्दीबाजी में आपने Na निकाला, एज अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ बी मार्क कर दूंगा, बल्ले बल्ले बल्ले। और वहां पर जाकर जब नीट के आंसर की चेक करी, तो आगे नहीं बोल पाऊंगा कि क्या बोलते हो तुम मन में, तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है कि यार ये कैसी गलती कर दी मैंने, घनघोर गलतियां इस तरह की। तो सोचो इस बारे में कि उसने क्या पूछा। हम जोश जोश में क्वेश्चन को देख लेते हैं और अटेम्प्ट कर दिया, और आ गया भाई Na। यार उसने एटम्स पूछे हैं यार, यहाँ पर एक नाइट्रोजन में 3 एटम्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3Na। और यहाँ पर एक N-3 में एक ही एटम है, तो ये एज इट इज कितना हो जाएगा? Na। पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है अजाइड। अजाइड का मतलब 3Na पहले आना चाहिए, फिर Na आना चाहिए। तो भैया ये है अपना करेक्ट आंसर, ये नहीं है। भावनात्मक सवाल था, इजी लगता है स्टूडेंट को, अटेम्प्ट भी करता है। कुछ स्टूडेंट को अजाइड और नाइट्राइड भी पता है, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी में होते हो तुम लोग कि भाई ये खेल हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं दही शक्कर खा के जाना चाहिए, क्योंकि दही क्या देता है? थोड़ा सा भाई हमारी तासीर को ठंडा रखता है, एग्जाम में हम सोच समझ के आंसर देते हैं। और शक्कर हमको थोड़ा सा ग्लूकोज होता है, एनर्जी भी देता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। तो इसलिए दही शक्कर का कॉन्सेप्ट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब सबसे कम एटम्स पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कर ले, फटाफट से मोल्स निकाल देंगे, है ना। मोल्स निकालूंगा तो पहले वाले के मोल्स देखो, लिक्विड है, लिक्विड है 18 ग्राम लिक्विड। तो भाई मुझे तो गिवन मास दिया है ना, तो 18। मोलर मास कितना होगा H2O का? ये भी 18। तो कितने हो गए बेटा? 1 मोल H2O हो गया, है ना। सब में H2O है, तो एटम्स तो सेम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 18 ml H2O है। अब तुम लोग क्या करोगे? अरे सर 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 वॉल्यूम है, 22400 से डिवाइड कर दूंगा। मैं बोलूंगा अरे भैया गधों की प्राथमिक प्रजाति, यहाँ देख तो ले, लिक्विड लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन 22.4 किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। या लिक्विड लिखा हुआ है, संयोग वर्ष डेंसिटी ऑफ H2O भी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। यानी H2O का रूम टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम दिया है वही मास होता है ग्राम्स में। तो 18 ग्राम हो जाएगा ये भी, यानी ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 18/18 सेम आ जाएगा आंसर। लेकिन नीचे वाले में अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास 18 ml H2O गैस है, कुछ नहीं बोला तो STP NTP। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे भाई H2O के? यहां पर आ जाएंगे भाई 18 ml है, अपॉन में 22400 रखूंगा, तो देखो कितने कम मोल्स आ रहे हैं H2O के। तो इन तीनों में H2O के सबसे कम मोल्स यहीं पर है, तो H2O के सबसे कम एटम्स, H2O के सबसे कम मॉलिक्यूल्स भी यही होंगे, सबसे कम एटम्स भी यहीं पर होंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे चलते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगला भी होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा। देखो होमवर्क तो तुम्हारे हिस्से का ही है, तुमको जो स्पीड बिल्ड करनी है उसके लिए होमवर्क भी लेकर आया हूँ। आगे बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से नीट 2025 में भी क्वेश्चन बनाया, और मैं तो बहुत से टीचर्स से बोलते हैं कि यार ये तो बोर्ड लेवल का है, बोर्ड लेवल का है, छुड़वा दो यार सर, क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़ाते हो। और जब वो टीचर्स के स्टूडेंट्स जब आते हैं ना कि सर यार वो आया था, अरे यार बेटा ये तो इजी था यार, तो खुद पढ़ लेता। अरे स्टूडेंट अगर खुद ही कर लेगा तो टीचर की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है टीचर की? फिर तो टीचर की भाई घर पे बैठो यार, फिर तो स्टूडेंट ही खुद का सिलेक्शन करवा लेगा, जब तुम सब कुछ ही स्टूडेंट के भरोसे छोड़ने वाले हो तो।
तो सारी चीज पढ़ाई जाएगी, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ ध्यान देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल सा तुमको पता है कि मास जो होता है हमेशा बैलेंस होता है। अगर कोई सर्टेन केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन करने के पहले जो मास होगा उतना ही मास कंबाइंड प्रोडक्ट्स का होगा। जैसे अगर मेरे पास CaCO3 का मैंने वजन किया, 100 ग्राम चूने को मैंने क्या किया, हीट किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो छू मंतर होकर उड़ गई होगी, मुझे उसका वजन नहीं मिला। लेकिन जो ये क्विक लाइम मिला CaO, है ना, क्विक लाइम का वजन मैंने किया, ये 56 ग्राम आ रहा था। तो अब ये कितना होगा, तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि यार 100 ग्राम तो मैंने इनिशियली लिया था, 56 ग्राम ये हो गया 56, यानी ये कितना होगा 44 ग्राम, है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरह से लगाते हैं। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स से मिले, सोर्स 1 या सोर्स 2, वो मॉलिक्यूल मुझे किसी भी सोर्स से मिले, पानी नलके से आ रहा हो या पानी हमारी गंगा मैया से आ रहा हो, पानी के अंदर H2O का कंपोजिशन जो होगा बाय मास सेम होगा। तो कंपोजिशन बाय मास, मास 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 मास, एटम्स की बात नहीं कर रहा हूं, कंपोजिशन बाय मास सेम होना चाहिए। यानी यहां पर हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है 2, ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है 16, मास कंपोजिशन कितना है भाई 1:8। ये कंपोजिशन बाय मास चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि यार दो एलिमेंट है, कंबाइन हो रहे हैं दोनों एलिमेंट। अब वो कंबाइन होने के बाद अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, उन दोनों कंपाउंड में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कंबाइन हुए तो H2O भी बना सकता है, H2O2 भी बना सकता है। अगर हम एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर देते हैं तो दूसरे का मास जो होगा, उन दूसरों का मास का रेशियो जो होगा वो होल नंबर का रेशियो होगा, है ना। इजी सा लॉ है कि एक के मास को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट, हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट कर दूं तो जो दूसरा एटम है उसका मास जो होगा दोनों कंपाउंड्स में वो कांस्टेंट होगा। यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इन H2O कितना है 16 और ये कितना है 38 और कैंसल आउट नहीं हो सकता। सबसे खतरनाक जो होता है ना, दिमाग का दही कर देता है, वो होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये होता है जोरदार लॉ, जो अच्छों के समझ में नहीं आता और क्या बोल रहा है क्या बोलना चाहता है, इधर का उधर हो जाता है। इसलिए तुम लोग देखोगे मैं यहाँ कुछ इसमें थ्योरी लिख के भी नहीं लाया, मैं समझाऊंगा बस। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है कार्बन, ये एक एलिमेंट जो है दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ क्या करता है कंपाउंड बनाता है। तो जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया CH4, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया CO2, ठीक है। कार्बन जो इन दोनों एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड बना रहा है तो कार्बन का अगर मैं मास फिक्स कर दूं, देखो दोनों तरफ कार्बन का मास फिक्स है ना, 12-12 अगर मैं कार्बन का मास फिक्स कर दूं तो जिस रेशियो में ये दूसरे एलिमेंट्स कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास के साथ, उसी रेशियो में ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे अपने कंपाउंड में। तो यहां पर देखो कितना है 4, यहां कितना है 32 और यहां कितना है 2:16। अरे 2:16 को क्या मैं 4:32 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, है ना। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक एलिमेंट दो डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है तो उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड में अगर हम सेंट्रल एटम का मास कांस्टेंट कर दें तो जो दूसरे एटम्स का कंबाइनिंग मास होगा उसी रेशियो में वो अपने कंपाउंड में जुड़ेंगे। समझ में आया, वापस रिवाइंड करके देखो फिर से सुनो, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, में से कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एटम्स या जितने भी एटम्स होंगे कंपाउंड में सारे एटम सेम होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, यहाँ केवल हाइड्रोजन सल्फर है, ऑक्सीजन का है नहीं लगेगा। कार्बन क्लोरीन है, कार्बन हाइड्रोजन है, एटम सेम नहीं लगेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये लिक्विड है ये गैस है ना। फिजिकल स्टेट को लेके कोई कमेंट नहीं होता है। और यहाँ तो देखो ना H2 सेम हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पर 2:1 है, यहाँ पर 1:1 है। तो आप रेशियो देखो ना, समझ में आ जाएगा। आपने ऑक्सीजन को कांस्टेंट किया है, नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हो। अगला, 2 ऑक्साइड सैंपल्स ऑफ कार्बन वर रिड्यूस्ड टू कार्बन फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड। हमारे पास कार्बन के 2 ऑक्साइड सैंपल्स हैं, कार्बन के 2 ऑक्साइड सैंपल्स हैं बच्चों।
एक तो कार्बन का सैंपल होगा कुछ ना कुछ, दूसरा भी होगा कुछ ना कुछ। उन दोनों ऑक्साइड के सैंपल्स को लेट से मेरे पास एक CXOY और दूसरा है मेरे पास CMON, ये दो कार्बन के ऑक्साइड थे। इन दोनों का आपने क्या किया, रिड्यूस किया कार्बन पे, इसको भी रिड्यूस किया और मुझे X कार्बन मिल गए, इसको भी रिड्यूस किया और मुझे M कार्बन मिल गए, ठीक है। और फॉलोइंग डाटा मिला, क्या डाटा मिला कि जो पहला वाला ऑक्साइड था 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ कार्बन था, यानी पहला वाला जो ऑक्साइड था उसके अंदर कार्बन इस टू ऑक्सीजन का अगर मैं मास रेशियो देखूं तो मेरे पास पर ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का अगर 1 ग्राम लेता हूं तो ऑक्सीजन 0.8 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको होल नंबर से निकाल के बाहर ले आओ, इसको क्या लिखोगे आप 1/8 और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10:8 और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा भाई अपना 4, है ना। ऐसे लाना पड़ेगा। ऐसे अगले के लिए क्या बोला कि 2.6 ग्राम अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो पर ग्राम ऑफ कार्बन के हिसाब से, तो भैया फिर से कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहां पर कितना हो गया ये कार्बन तो 1 ग्राम और ये कितना 2.6 ग्राम, तो फिर से क्या करूंगा 2.6 को 10 से डिवाइड करूंगा और 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 10:26। 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 5 और ये कितना हो जाएगा अपना 13, है ना। इस तरह से वो बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि दोनों ऑक्साइड्स कौन से हो सकते हैं, है ना। अब अपने पास जो ये रेशियो आया ना, ये रेशियो मास का निकाल लो। जैसे भैया अगर आप CO2 देखोगे तो CO2 में इनमें आपने किसको कांस्टेंट कर दिया, देखो कांस्टेंट कर दिया आपने कार्बन को, है ना। तो आप ऑक्सीजन का रेशियो देख लो, ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, बस जैसे यहाँ पर 12:32 है, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, यहाँ पर 12:16 है, ऐसे सिंप्लीफाई करके देखोगे आंसर आ जाएगा। वैसे तो पता लग रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल है, तो क्यों नहीं बन सकता लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से न्यूमेरिकल, इस तरह का बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। कौन बोलता है, ये तुम्हारे जो पुराने टीचर्स थे वो बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने इमेजिन नहीं किया, उनको ऐसा लगता है ऐसा होगा ही नहीं। अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस साल ही नीट 2025 में अपने पास एक क्वेश्चन बन गया जिसमें सिंपल सा भाई फंडा था, एजियोट्रॉप्स और ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन जो पढ़ाते हैं, इसमें भाई थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाकर छोड़ देते हैं और उसमें न्यूमेरिकल कंपेरिजन आ गया था। आता है, क्यों नहीं आता है ना। चलो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये दोनों जो लॉज है बेटा ये केवल गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। पहला वाला लॉ है हमारे पास गेल-लुसैक्स लॉ, क्या बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो होंगे वो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे, उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। तो जैसे मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। तो जो ये आगे का नंबर है ये क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। आगे का नंबर अपना क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है उसमें मोल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया मिलेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आप मोल की बजाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी बात कर सकते हो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो। क्यों, क्योंकि भैया आप लोग पढ़ते हो PV इज इक्वल्स टू nRT, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अरे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मोल्स के। तो शॉर्ट में बोल सकता हूं कि भाई हमारा गेल-लुसैक्स लॉ क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ओके, तो हमारे पास भाई यहां पर हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने लिया है उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, है ना, मास की बात नहीं करूंगा। मास की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मास और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिल्कुल अलग जाते हैं। मास के हिसाब से हम कभी भी बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं किसके हिसाब से, या तो मोल्स के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से, नेवर अबाउट मास। ओके, चलो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहा है, वापस से टेम्परेचर प्रेशर भाई हमने कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो आपके पास कोई भी गैस हो, अगर उन तीनों गैसेस का या जितनी भी गैसेस उन सबका वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मॉलिक्यूल्स बोला है, एटम्स नहीं बोला है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 लीटर गैस है तो मोल्स क्या होंगे इसके 2/22.4, अरे इसके भी भाई मोल्स कितने होंगे 2/22.4, इसके भी मोल्स कितने होंगे 2/22.4। तो तीनों के मोल्स इक्वल है, यानी तीनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं। अरे मॉलिक्यूल्स इक्वल है, एटम्स इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटम्स के कितने हो जाएंगे 4 गुना, क्योंकि एक CH4 में है ना, तो ये हो जाएगा 8/22.4। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता, दैट अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ
ये फलाना फलाना स्टेटमेंट दिख गया, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दिया एक में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिख दिया। भैया केवल मॉलिक्यूल्स के लिए बोलकर गए थे एवोगैड्रो नंबर, और किसी के लिए बोल के नहीं गया। एटम तो भाई इसमें अलग अलग ही रहेंगे। 8/22.4, यहां पर कितना हो जाएगा, एक में 2 एटम है तो 4/22.4, और यहां कितना जाएगा 3, तो 3 इंटू 2 6/22.4। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। चलिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देख चलते हैं, अपना एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो यार, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। कभी कभी आप लोग किसी ना किसी एटम का देखते हो कि उसका मास जो है डेसिमल में आ रखा है, जैसे क्लोरीन का आ जाता है 35.5, सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है। तो यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई 35.5 वही मास ग्राम से मैं एएमयू में भी तो लेकर आता हूं। जैसे 12 ग्राम लिखता हूं तो वो 1 मोल कार्बन का मास होता है, लेकिन 12 एएमयू लिखता हूं तो वो 1 कार्बन एटम का मास होता है ना ब्रो, होता ही नहीं होता। तो ऐसे ही अगर मैं 35.5 ग्राम लिखूंगा क्लोरीन, तो वो 1 मोल क्लोरीन एटम्स का मास होगा। अरे 35.5 एएमयू हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट वी ऑफलाइन टीचर्स ऑलवेज डेडिकेट टू इनहेरिट इन आवर स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो हम ट्राई करते हैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देने के लिए, और वही आप लोगों को भी ट्राई कर रहे हैं कि यार अपने पास जो 35.5 है वो मोलर मास हो सकता है, वो एटॉमिक मास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक एटम का मास फ्रैक्शन में कैसे आएगा? एक एटम तो पूरा होता है, वो इंडिविजिबल होता है। डाल्टन अंकल बोलकर गए थे, बोलकर गए थे नहीं गए थे? तो इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि यार एक्चुअल में 35 के अलावा कुछ और मास भी होता होगा क्लोरीन के किसी एटम का, किसी का 35, किसी का 37, किसी का 36, और एवरेज निकलता है 35.5। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन कैन बी आस्क्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग ऑन। तो हमारे पास अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं सेम सैंपल के एटॉमिक मास के, तो हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। 3 तरह के आइसोटोप है, लेट्स से क्लोरीन का, क्लोरीन 35, क्लोरीन 36, क्लोरीन 37। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास तो अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो बेटा यहां से एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो होगा, भाई इसका मान लेते हैं कि भाई अपने पास जो सैंपल है उस सैंपल में इसका अपने पास x परसेंटेज था, 100 एटम्स लिए, 100 एटम्स में से x एटम्स इसके थे, y परसेंटेज ऑफ एटम्स इसके थे, z परसेंटेज ऑफ एटम्स इसके थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा एवरेज एटॉमिक मास, इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज 35 इंटू एक्स, प्लस इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज 36 इंटू वाई, प्लस इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज 37 इंटू जेड, अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से थी। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा एवरेज एटॉमिक मास का। बिंदास एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, तो हमको बोला कि एक सैंपल है जिसमें 3 आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के, N13, N14, N15। एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ रहा है सैंपल का 14.5, और अगर उसमें N13 वाला 20% है तो बेटा N14 और N15 कितना होगा? दिमाग का दही हो गया, दिमाग का दही होगा। जब भी दिमाग का दही हो जाए सबसे पहले बेसिक्स पे जाओ, बेसिक्स पे जाओ। जिस तरह से टीचर ने पढ़ाया था वैसे याद करो कि टीचर ने कैसे पढ़ाया था। टीचर ने बोला था कि हमारे पास चलो 3 आइसोटोप्स हैं, N13, N14, N15। क्वेश्चन में बोला है कि N13 वाला जो है वो 20% है सर, तो इन दोनों का परसेंटेज तो दिया ही नहीं सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 20% है तो ये दोनों मिलकर 80% होंगे, 80% होंगे सर। अगर ये x% मान लूं तो इसको 80 माइनस x% मानूंगा। हाँ सर हो तो सकता है, इसको x% माना आपने तो ये 80 माइनस x% जाएगा सर, क्योंकि दोनों मिलाकर 80% है। अब फॉर्मूला लगा मेरे पट्टे, फॉर्मूला लगा मेरे दोस्त। फॉर्मूला जब लगाएगा तो क्या लिखेगा? इसकी परसेंटेज, इसका मास 20 इंटू 13, यहां पर क्या लिखेगा? x इंटू 14, यहां पर क्या लिखेगा? 80 माइनस एक्स इंटू 15 अपॉन में 100। सर ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला था। अरे भैया एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो दे दिया है, कितना दिया है? 14.5। गेटिंग इट? कितना दे दिया है? 14.5। ओके, यानी मुझे x को सॉल्व करना है, और x मेरा 14 सैंपल का परसेंटेज है। समझ में आ रहा है? x को सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व करेंगे इसको तो अपना आंसर आ जाएगा। समझे समझे समझे? तो जिस तरह से टीचर ने क्लास में पढ़ाया है ना, जैसे वो टॉपिक स्टार्ट किया था, अगर भूल जाओ कॉन्सेप्ट तो उसी तरह से टॉपिक को स्टार्ट करके फिर से सॉल्व करके देखना है ना? चलिए,
ऐसे ही आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करना होमवर्क के लिए, सही है। तो अपना यही प्रयास होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं अपने सॉल्व होने चाहिए, जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक भी क्वेश्चन में यार आनाकानी नहीं करनी है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है परसेंटेज कंपोजिशन भी देखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी देखेंगे और स्टोइकियोमेट्री की तरफ चलेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।